नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। देखिए, आज का हमारा विषय है अखंड भारत, सपना या हकीकत। आप कहेंगे कि अचानक ये मुद्दा क्यों? तो इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बिल्कुल ताजा बयान है। जी हां, मोहन भागवत बुधवार को नागपुर में थे, जहां वो छात्रों के साथ संवाद कर रहे थे। उनके सवालों के जवाब भी दे रहे थे और इसी दौरान एक छात्र ने उनसे पूछा कि भारत देश को अखंड भारत के रूप में कब तक देख लेंगे। संघ प्रमुख ने जवाब दिया तो अखंड भारत की डेडलाइन सामने आ गई। वही हम पूछ रहे हैं, 50 साल में बन जाएगा अखंड भारत? सुनिए संघ प्रमुख ने क्या कहा। भारत देश को अपने अखंड भारत के रूप में कब तक देख लेंगे? बैठिए। कब तक मैं नहीं बता सकता ना, वो ग्रह ज्योतिष वगैरह देखना पड़ेगा मुझे, उसका मैं जानवरों का डॉक्टर हूं। लेकिन यह बताता हूं कि आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा। तो देखिए, इसमें संघ प्रमुख ने 3 बातों में बताया कि अखंड भारत कैसे बनेगा, अखंड भारत कब बनेगा और अखंड भारत क्यों बनेगा। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सुनिए वो जो सोच है अखंड भारत बनाने वाली, अखंड भारत किस सोच से बनेगा, संघ प्रमुख ने इसके बारे में भी बताया, वो सुनिए। अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही, जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए। लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना। ऐसा नहीं है, केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। और बाकायदा ये बताया भी संघ प्रमुख ने कि कैसे भारत इस दिशा में काम कर रहा है, हो रहा है और ये हो जाएगा। सुनिए। अपने जीवन से सब पड़ोसी देशों को ये सिखाना, ये काम हमको करना पड़ेगा और हम कर रहे हैं। हम मालदीव को पानी पहुंचाते हैं, श्रीलंका को पैसा पहुंचाते हैं, नेपाल में भूचाल में मदद पहुंचाते हैं, बांग्लादेश को मदद, सबको मदद कर रहे हैं और ये बताकर कर रहे हैं। उनको भी मालूम है। सार्क का अध्यक्ष बनते समय प्रेमदासा का भाषण मैंने सुना है। वो 1992 की बात है, 92-93 की। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े देश छोटे देशों को निगलते हैं, इसलिए हमको सावधान रहकर हम सब लोगों को एक होना चाहिए। और दक्षिण एशियाई देशों को ये कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि आज हम दुनिया में अलग अलग देश जाने जाते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक ही भारतीय मुख्य भूमि के अंग है। आई एम कोटिंग हिम, ही स्पोक इन इंग्लिश। मैं हिंदी में आपको भाषांतर, अक्षरशः भाषांतर बता। हम एक ही मुख्य भारत भूमि के अंग रहे हैं, ये उन्होंने कहा। और अब वो बयान जो संघ प्रमुख ने इसी जवाब के आखिरी में कहा, उन्होंने कहा कि कैसे भारत की तरह सोचना होगा अखंड भारत के लिए। यह सुनिए, फिर आपके सामने कुछ अहम तथ्य रखते हैं। तो ये अंगांगी भाव उत्पन्न हो जाए, भारत मेरी माता है, मैं उसका भक्त हूं, हमारे पूर्वज समान है ही, और हमारी वैल्यूज जिसके आधार पर संस्कृति बनती है वो सर्वत्र समान है। इसमें कहीं भी कोई मतभेद नहीं है। केवल स्वार्थ, कट्टरपन, अलगाव ये छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ेंगे तो सत्य तो सबके सामने है। आंखें हमने मूंद ली है, हम आंखें खोलेंगे, सबको पता चलेगा। आंखें खोलने के लिए प्रेम से आवाज देना, सेवा करना, ये करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। और देखिए, इन 3 बातों में संघ प्रमुख ने बताया कि अखंड भारत कैसे बनेगा, अखंड भारत कब बनेगा और अखंड भारत
क्यों बनेगा। ये तीनों चीजें उन्होंने अपने इस बयान में बताई हैं अखंड भारत को लेकर। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि कैसे हमको वो सोच में डेवलप करना पड़ेगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, घनश्याम तिवारी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, देवाशीष जरारिया हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, खालिद मिन्हास हैं पाकिस्तान से पत्रकार हैं, हमारे साथ लाइव हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं अपने दर्शकों के पास जाऊंगा। हमारे दर्शक अब सोच रहे होंगे कि अखंड भारत दिखेगा कैसा, तो आपको एक सोशल मीडिया अपडेट दिखाते हैं जो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के नाम से लोगों के सामने आया है। मौका देश की नई संसद की ओपनिंग का था और इसके भीतर एक कलाकृति लगाई गई है जिसे अखंड भारत बताते हुए देश के सामने रखा गया है। वो तस्वीरें आपके सामने लेकर आते हैं। इसी साल 28 मई को देश की नई संसद का उद्घाटन हुआ। इसी संसद में अखंड भारत की एक कलाकृति लगाई गई है। मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इस नक्शे में आप देख पाएंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित कई देशों को अखंड भारत का हिस्सा बताया गया है। वो आपको तस्वीर अभी मैं दिखा रहा हूं। देखिए, वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने आ गई। ये तस्वीर आप ध्यान से देखिए, ये वही कलाकृति है, ये वही म्यूरल है जो नई संसद में लगाया गया है और इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान सहित कई देशों को अखंड भारत का हिस्सा बताया गया है। जो आप देख रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी इसको ट्वीट किया। अब आपको दो नक्शे एक साथ दिखाते हैं, दोनों नक्शे। एक तरफ अखंड भारत की वो कल्पना है जिसे आरएसएस साकार करना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ मौजूदा भारत का मानचित्र है। वो दो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये देखिए, एक तरफ मौजूदा भारत और दूसरी तरफ वो अखंड भारत की परिकल्पना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र अभी किया संघ प्रमुख ने कि आप अगर अभी से जुट जाएं तो बुजुर्ग होने से पहले, बूढ़े होने से पहले आप वो साकार कर लेंगे। तो आरएसएस के मुताबिक प्राचीन भारत मौजूदा समय में खंड खंड हो चुका है। उसके दावे के मुताबिक अभी का भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के कब्जे वाला तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका कभी अखंड भारत का हिस्सा थे। ये देखिए, ये है वो अखंड भारत जो आरएसएस मानता है। ये अखंड भारत की उसकी परिकल्पना है। आरएसएस के विचार में खंड खंड भारत। आप देख सकते हैं कैसे अभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत जिस पर चीन का कब्जा है, आप देखिए कैसे यहां पर भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये अखंड भारत उनकी परिकल्पना है। मैं अवनिजेश अवस्थी आपके पास आऊंगा। अवनिजेश अवस्थी, अखंड भारत कैसे बनाना चाहते हैं आप? क्या होगा वो तरीका जिससे आप अखंड भारत बनाना चाहते हैं, बताइए। गौरव जी, देखिए, इसका उत्तर स्वयं परम पूजनीय भागवत जी ने दे दिया है। उन्होंने कहा कि आपके जीवन में ही ये देख सकते हैं, इसी जीवन में देख सकते हैं, इसी पीढ़ी में हो सकता है। बात सिर्फ भौगोलिक रेखाओं की नहीं है, नक्शे की नहीं है। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा, अगर समूचे इन तमाम जो भौगोलिक रूप से अलग अलग देश इस समय हैं, अगर वे वास्तव में अपने इतिहास, अपने अतीत, अपनी परंपरा, अपनी विरासत एक मान लेते हैं तो वास्तव में वह अखंड भारत हो जाएगा। लेटेस्ट जरूर है कि पाकिस्तान भारत से अलग होकर के एक हिस्सा पाकिस्तान के रूप में बना, लेकिन सब जानते हैं कि उस 15 अगस्त 1947 से पहले तो वो भारतीय थे ना। आज जो पाकिस्तानी नागरिक है, 14 अगस्त 1947 को उसकी नागरिकता क्या थी? अगर वो अपने फॉर्म में भरता था तो उसको नागरिकता क्या लिखनी पड़ती थी? इंडियन लिखनी पड़ती थी। तो उस पौराणिक विरासत से लेकर के 15 अगस्त 14 अगस्त 1947 तक के अगर हम पूरे समूचे इतिहास को देख लें तो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि इस पूरे भूभाग की, मैं भूभाग कह रहा हूं, इस पूरे भूभाग की संस्कृति एक थी, सोच एक थी, स्वभाव एक था। और वह यदि स्वभाव, सोच और संस्कृति फिर से अगर एक हो जाती है तो अखंड भारत बन जाएगा। ये स्वयं परम पूजनीय भागवत जी ने कहा है, इसमें कोई मेरा कहना नहीं है। और हम सब लोग सोचते हैं, मैं अभी लगातार इस बात को, विभाजन की विभीषिका को, विभाजन किस तरीके से बांटा अंग्रेजों ने बांटा या उस समय की परिस्थितियों ने जिसने बांटा, उस पर विचार करते रहते हैं। आएंगे बात करेंगे, लेकिन आपने बता दिया कि संघ प्रमुख ने कहा है कि कैसे हम बनाएंगे अखंड भारत। मैं घनश्याम तिवारी आपके पास आऊंगा। घनश्याम तिवारी, तो जो लोहिया भी देश के विभाजन के पक्ष में नहीं थे, राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था विभाजन देश के पक्ष में नहीं है, तो आप लोहिया के आदर्शों पर चलते हैं, तो आपका वो जो अविभाजित भारत है वो संघ के अखंड भारत जैसा ही है या अलग है? आपका भी वो आरएसएस के साथ वो अखंड भारत मिलता है या नहीं? नमस्कार गौरव जी, आपको, दर्शकों को और पैनलिस्ट को सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। 3 प्रमुख बातें हैं
ये जो सपना दिखाया जा रहा है, कई बार स्वयं को एक छोटा सा पिंच करके हकीकत भी देखनी चाहिए। अभी जो अब भारत है हमारा, उसमें संसद चल रही है कि नहीं चल रही है। एक विशेष सत्र बुलाया गया है जिसका एजेंडा यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति को नहीं पता है, जो कि हमारे लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है कि हम इतने बड़े लोकतंत्र, जीवंत लोकतंत्र में एजेंडा भी सरकार नहीं बताने की जहमत नहीं समझती है। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव इसलिए पेश करना पड़ा कि मणिपुर जा नहीं पाए, मणिपुर के बारे में कुछ कह नहीं पाए, और आज भी उसके ऊपर घड़ियाली आंसू बहाएंगे। पूरे देश को लगभग 9 साल से प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम बहस करा करके टीवी के माध्यम से और अपनी चहेती मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और संघ जो कि एकजुट हैं, उन्होंने देश को बांटने की कोशिश की, हर मोहल्ले बस्ती को बांटने की कोशिश की। देश ने लिंचिंग देखी, देश ने हर तरीके का प्रोपेगेंडा देखा। जैसे ही इंडिया अलायंस बना, देश ने देखा कि भारत वर्सेस इंडिया भी अभी लोग बांटने लगे। इनके सांसद कहते हैं कि इंडिया अभी ने गाली लगती है। तो ये जो संघ प्रमुख कह रहे हैं, ये वर्तमान को की तरफ आंखें मूंद करके लोगों को बेवकूफ बनाने का एक नया जुमला छेड़ा जा रहा है, जो महात्मा गांधी अपने त्याग से नहीं कर पाए, जिनके हत्यारे इसी संघ से जुड़े हुए लोग थे, इसी संघ से शिक्षा लोग थे। घनश्याम तिवारी, मैं एक छोटा सा सवाल मैंने आपसे पूछा था, आपने तमाम बातें बोली, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। आपका जो अविभाजित भारत है, या लोहिया जी का जो अविभाजित भारत है, वो आरएसएस के अखंड भारत से के जैसा ही है या कुछ अलग है? मैंने ये पूछा था, मैंने आपको बिल्कुल बीच में नहीं टोका। आप प्लीज आप मेरे इस सवाल पर बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर दीजिएगा। एक शब्द है ऑक्सीमोरॉन। हाँ, ना आपको लोहिया जी का अविभाजित अखंड भारत पता है, ना आपको संघ का अखंड भारत पता है, लेकिन आपने सवाल जोड़ दिया। नहीं, मुझे पता है, मुझे दोनों पता है। मुझे, हाँ, मैं बताता हूँ। नहीं, आप रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। आपने आरोप लगाया, आप जवाब दीजिए। आपने आरोप लगाया, मुझे संघ का भी अखंड भारत पता है और लोहिया जी का भी अविभाजित भारत पता है। घनश्याम तिवारी नहीं, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका था, आप बीच में मत टोकिए। सुनिए, अरे नहीं, आप टोक रहे हैं। मैं आपको लोहिया जी का अविभाजित भारत बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैं बता रहा हूं आपको, उसी ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप बोलिए। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। घनश्याम तिवारी सुन रहे हैं आप? घनश्याम तिवारी सुन रहे हैं आप? सुनिए, पश्चाताप पापों को धो देता है। होल्ड ऑन, पश्चाताप पापों को धो देता है, लेकिन जिन आत्माओं को विभाजन के कुकर्मों के दुख से दुखी होना चाहिए था, वो अपनी बदनामी पर रेत डाल रहे हैं और इसका जश्न जोर शोर से मना रहे हैं। लोगों को पश्चाताप करना चाहिए। किस चीज का? विभाजन का। न केवल अपनी गलतियों के लिए, बल्कि अपने नेताओं के कुकर्मों के लिए भी। ये राम मनोहर लोहिया जी का बयान है। आप मुझे बताइए वो क्या कहना चाहते हैं। उनकी किताब है, बिल्कुल। नहीं, उनकी भारत का विभाजन का दंश उनकी किताब है, वो भी है, वो बताऊंगा मैं। वो तो किताब उन्होंने पढ़ी होगी, मैं तो बयान बता रहा हूँ। किताब है और तिब्बत पर भी उनकी एक मिनट, अब हमको बोलने ले दीजिए। तरीके से बहस नहीं होती है। नहीं, आप बोलिए। 1960 में जो उनकी किताब प्रकाशित हुई थी, उसमें उन्होंने ये वर्तमान संघ और इसके जो पूर्वज थे उसको जिम्मेदार ठहराया था कि किस तरीके से इन लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ साठगांठ की। ये सबको पता है। अगर 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में संघ ने साथ दिया होता, अंग्रेजों का साथ न देकर के देश का साथ दिया होता, तो देश को आजादी पहले ही मिल गई होती, देश का विभाजन भी शायद नहीं होता। घनश्याम तिवारी, आप जवाब न देकर इतिहास पढ़ा है, और इतिहास सबने पढ़ा है। आज ऐसा इतिहास में पढ़ाऊंगा आपको, आप देखिएगा। वो इतिहास मैं भी दिखाऊंगा लोगों को और बताऊंगा कि क्या है इतिहास में। आप जवाब न देकर आप इतिहास पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपको मुलायम सिंह यादव जी का भी बयान सुना देता हूं। मैं मुलायम सिंह यादव जी का भी बयान सुना दूंगा, उस पर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। 11 जून 2014 का लोकसभा में दिया हुआ बयान मेरे पास है। उन्होंने क्या कहा था, मैं वो सुना दूं? सुन लीजिए क्या कहा था मुलायम सिंह यादव ने। सुन लीजिए, आते हैं उस पर भी आते हैं, सुनाइए। अगर आप कश्मीर को लेंगे जो पाकिस्तान के कब्जे में है, हम आपका साथ देंगे। अगर चीन में जो कब्जा किया है उसको आप जमीन वापस देंगे, हमारा पूरा देश का हिस्सा वापस देंगे, हम सहयोग करेंगे। हम सहयोग कर लीजिए। अब बताइए, लोहिया से लेकर मुलायम सिंह यादव तक चीन ने जो जमीन का हिस्सा उसके बाद भी लिया, क्या उसके बारे में अग्निवेश अवस्थी बोलेंगे? आप देखिए, अब आप ट्रैक चेंज कर रहे हैं। ये लोग अखंड भारत का जुमला छोड़ते हैं, लेकिन चीन हमारी चेंज कर रहे हैं। अब आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। घनश्याम तिवारी, यू आर अ सीरियस स्पोक्सपर्सन बट यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। बहस डरिए मत, बहस डर के नहीं होती है। सामने वाले को बोलने का अवसर दीजिए। आप डरे क्यों हुए हैं? बहस सवालों पे होती है। क्या ये सच आप नहीं है? पिछले 3 मिनट 22 सेकंड से बोल रहे हैं, लेकिन मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आप उसमें 3 मिनट 24 सेकंड पूरा कर दीजिए। किसने रोका आपको? किसी ने नहीं रोका, आप ही से सवाल जवाब हो रहा है। एक वाक्य पूरा
करें। चलिए, एक वाक्य पूरा करें। मैं और भी जो- पैनलिस्ट जो के पास आदरणीय- जाऊंगा, लेकिन अगली बार मैं आऊंगा घनश्याम तिवारी, तो आपसे उम्मीद करूंगा आप सवाल एक पर वाक्य रहेंगे, पूरा आप करने जो पूछा गया उस पर जवाब जरूर देंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास। देवाशीष जरारिया, कांग्रेस का क्या सोचना है? संघ प्रमुख मोहन भागवत अखंड भारत कह रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत है? देखिए, मैं एक बात तो पूछना चाहता हूँ कि आरएसएस का उपयोग वैसे तो राष्ट्रीय सदस्य, पर इसको राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन ना बोला जाए तो क्या बोला? एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देश में क्या कहते हैं, शुक्र छोड़े जाते हैं, एक अलग अलग शुक्र छोड़ा जाता है। अभी हाल में हमने देखा कि एक शुक्र छोड़ा गया कि पार्लियामेंट इलेक्शन पहले हो सकते हैं, विधानसभा चुनाव के साथ जो 5 राज्यों के चुनाव उनके साथ हो सकते हैं, और एक राष्ट्र और एक चुनाव का शुक्र छेड़ दिया। ठीक है, उसके बाद निकले गए, उसके बाद शुक्र चढ़ा कि यार अब क्या कहते हैं, इंडिया का नाम ही चेंज करते हैं, अलायंस को देखकर, इंडिया अलायंस को देखकर इंडिया का नाम ही चेंज कर देते हैं। अब उसके बाद क्या शुक्र चढ़ा गया कि यार एक काम करते हैं, यार अखंड भारत की बात करते हैं। ठीक है, तो आरएसएस का एक प्रोटोकॉल है, आरएसएस का एक काम है, राष्ट्र में उसको काम करने के आइडिया है, उसको थ्रो ऑफ कर देते हैं और फिर देखते हैं यार कि देश देश पे बहस क्या हो रही है, इस पर क्या, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। और ये जो प्रैक्टिकल है, जो देश है और जो लोग हैं, उनको इतना बेवकूफ मत समझिए। कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है जो इन बयानों की हकीकत नहीं जानता। आरएसएस अखंड भारत के बारे में आज से चिल्ला रही है, अखंड भारत के बारे में कब से चिल्ला रही है, जब से आरएसएस गठन हुआ है। और उसके बाद भी टू नेशन। अरे मैं तो उन दलों की बात कर रहा हूं जो आपके इंडिया में है, मैं तो उन दलों की बात कर रहा हूं जो आपके इंडिया में है। वहां भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आ जाएगा क्या? जी बिल्कुल, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। नहीं, सब आ जाएगा मतलब क्या? क्या अखंड भारत आ जाएगा? उनके एजेंडे से जो अखंड भारत है वो आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आ जाएगा? ये अखंड भारत है क्या, मुझे बताइए ना। अखंड भारत का क्या कहते हैं, झंडा क्या है? अखंड भारत की क्या कहते हैं, पृष्ठभूमि क्या होगी? क्या वो एक सेकुलर स्टेट रहेगा क्या? अखंड भारत को ये तो बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब अखंड राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होगा तो इसमें जो मुस्लिम स्टेट्स होंगे तो उनका धर्म परिवर्तन बहुत बढ़िया, क्या? बहुत बढ़िया, है ना? बहुत अच्छे सवाल उठाए। मेरे मन में सवाल उठाए थे, वो सवाल आपने नहीं तो मैं सब बता, आपने उठा दिए। बिल्कुल, देवाशीष जरारिया आपने उठा दिए। मैं जनरल साहब के पास जाऊंगा। ओके, देवाशीष जरारिया मैं आता हूं, जनरल साहब के पास जाऊंगा। जनरल साहब, आप तो एक मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिक्स हो रही है सर। आप बताइए सर, ये जो कह रहे हैं संघ प्रमुख कि सोच लो तो बन जाएगा, सोच के बन जाएगा सर अखंड भारत? कैसे बनेगा ये अखंड भारत सर? देखिए, मैं चंद एक ऐतिहासिक तथ्य बताना चाहता हूं। सुभाष चंद्र बोस भी भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। ही वॉज डेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस, राइट? अगर सेक्युलर क्रीडेंशियल्स की आप बात करना चाहते हैं, उनसे ज़्यादा सेक्युलर क्रीडेंशियल किसी के नहीं है इस देश में। नंबर 1, जो बात आरएसएस प्रमुख जी ने की है, देखिए वो एक सिविलाइजेशनल यूनिटी की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्यों, इसकी उम्मीद इसलिए जगी है कि जो साउथ एशियन भूभाग है उसमें केवल 3 देश हैं जो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हैं, भारत, भूटान, बांग्लादेश। तीनों बी से शुरू होते हैं, ठीक है? और बाकी जगह तो अनर्थ हो रहा है। श्रीलंका में इकोनॉमिक केओस, मेल्टडाउन, पाकिस्तान में इकोनॉमिक मेल्टडाउन, केओस की स्थिति, अफगानिस्तान में बिल्कुल ही जो है बुरे हाल हैं। अपना नेपाल और जो म्यांमार के हाल भी इतने अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान में इमरान खान खुद कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की नीतियों की। पाकिस्तान का जो आम सिटीजन है वो कह रहा है हमें मोदी जैसा नेता मिल जाता तो हमारी भी अभी चांदी होती, इकोनॉमिक तौर पे ये किल्लत ना होती। ठीक है, तो जो सजेस्ट किया जा रहा है, मेरा ख्याल अगर हम कहें कि ये एक यूरोपियन यूनियन का एक सिविलाइजेशनल इकोनॉमिक मॉडल की बात की जा रही है तो वो शायद संभव है। मिलिट्री रूप से ये संभव नहीं, क्योंकि फिर आपको विस्तारवाद का इल्जाम लगेगा। ठीक है, मिलिट्री रूप से ये खालिद महनास हमारे साथ है सर पाकिस्तान से। जनरल बख्शी, उन्होंने भी कहा है सिविलाइजेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, वो जनरल बख्शी, खालिद मिन्हास हमारे साथ पाकिस्तान से हैं, वहां के जर्नलिस्ट हैं, उनसे इस बारे में पूछते हैं। वैसे खालिद भाई, 550 रुपए किलो टमाटर खरीदने से तो अच्छा है आ जाए, ज्यादा अच्छा है। चंद्रयान अभी जब हम भेजेंगे अगली बार चांद पर, तो ज्यादा अच्छा है, आप भी झंडे की बजाय वहां पहुंच पाएंगे। गौरव, आप बात जो कर रहे हैं वो एक तरीके से
दुरुस्त भी हो सकती है, लेकिन आप बहुत से ज़मीनी हक़ाइक़ को नहीं जानते। अखंड भारत है क्या? पहली बात तो यह है कि टमाटर से जो है ना, जो जोग्राफी हैं वो तब्दील नहीं होते। जोग्राफी तब्दील करने के लिए पूरी कौम को साथ लेके चलना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि ये अखंड भारत है और समाज को तरतीब देने के लिए हम समाज को तरतीब दे रहे हैं ना। दोबारा से हम सरहदों की को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, सरहदों को लेने की बात कर रहे हैं। तो ये एक समाजियात का सब्जेक्ट है और समाजियात का सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटिशियंस बेहतर पढ़ाते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बेहतर पढ़ाते हैं। जो शख्स जानवरों का डॉक्टर हो, आप उससे इंसानों के जो इलाज है और इंसानों की भावनाएं और इंसानों की आशा जो हैं उनको सीखना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है गलती नहीं। हमारी है, हमने तो 1971 में भी एक चीज सीखी थी। हमने तो 1971 में भी एक चीज सीखी थी खालिद भाई, और जब ज्योग्राफी चेंज हुई थी तब आपको लग रहा है तब ज्योग्राफी चेंज हुई थी। अभी आप ज्योग्राफी का हवाला दे रहे थे और आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं। जी बिल्कुल हुई थी चेंज। वो हमारे ही भाई थे। एक भाई अगर दूसरे से अलग हो गया तो कोई इतना मसला नहीं हुआ, हमें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तब मसला नहीं हुआ। मसला ये है कि पाकिस्तान का एक हिस्सा टूट गया, कोई मसला नहीं हुआ, ये पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं। गौरव भाई आप जो है सुनेंगे तो होगा ना, या अगर आप सिर्फ बहस करना है तो फिर अलग से बात है। अखंड भारत आप किस तरह चाहते हैं? अखंड भारत आप ताकत से हम पे हमला करके आप हमें अपने अंदर इंटीग्रेशन चाहते हैं, ये तो फिर नहीं होगा। आप वोट की ताकत से चाहते हैं, ये भी मुमकिन नहीं है। इस वक्त जो है अगर तीनों देश जो हैं, हिंदुस्तान के 20 करोड़ अवाम हैं, 23 करोड़ अवाम जो हैं वो पाकिस्तान के हैं, 17 करोड़ अवाम जो हैं वो बांग्लादेश के हैं। अगर आप डेमोक्रेसी को भी लेके चलेंगे तो फिर भी अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं तो वो तो नहीं होगा, उससे तो नहीं होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं अखंड भारत हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है इसी तरह लग रहा है। उसका ना कोई मैप है, मैप तो आपने दे दिया, उसका कोई रोड मैप कोई नहीं है कि ये अखंड भारत बनेगा कैसे। सिर्फ एक बात करने तो अखंड भारत नहीं बनता ना, आप उसका रोड मैप सामने लाइए, आप बताइए कि अच्छा मैं एक काम करता हूं, आप रहिए मेरे साथ, जरा पीसीआर जरा दिखाइए। मैं आ रहा हूं खालिद भाई, आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। खालिद भाई एक मैप का जिक्र किया है आपने, एक मैप का जिक्र किया आपने। मेरे पास मेरे स्टूडियो में वो मैप है और ये मैप देखिए, मैप है मेरे पास, और मेरे पास देखिए यहां पर बहुत कुछ है। मेरे पास आरएसएस के सुरुचि प्रकाशन की एक पुण्य भूमि किताब है। ये जो किताब आप देख रहे हैं इसमें न केवल वो अखंड भारत का मैप जो यहां पर लगा हुआ है वो आप देख रहे हैं, बल्कि इस किताब में वो मैप संलग्न है। ये देखिए, ये पीसीआर दिखाइए, ये मैप जो आप देख रहे हैं ये अखंड भारत का वही मैप है जो यहां पर लगा हुआ है। और यहां से आप देखिए अफगानिस्तान हिंदकुश पर्वत से शुरू होता हुआ अफगानिस्तान, फिर यहां पर आप देखिए मोहनजोदाड़ो, फिर यहां पर आप देखिए सिंधु नदी, पाकिस्तान, अरावली पर्वत होते हुए तिब्बत, फिर यहां पर आप देखिए पूरा नॉर्थ ईस्ट के आगे ब्रह्मदेश, मांडले, चटगांव, बांग्लादेश पूरा मिलता हुआ श्रीलंका आप देखिए, यहां पर रत्नपुर, कोलंबो, ये तमाम चीजें आप देखिए। ये है पूरा अखंड भारत का वो मैप जो आरएसएस का है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि ये अखंड भारत है। और इस किताब में बाकायदा वो नाम भी देते हैं, वो बताते हैं कि कौन सी जगह का नाम क्या है। जैसा कि वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान में पेशावर है वो पुरुषपुर है। वो कहते हैं पाकिस्तान का जो पेशावर है वो पुरुषपुर है। वो कहते हैं कि जो तक्षशिला है रावलपिंडी के पास स्थित है, जो इस अखंड भारत में बताई गई है। वो कहते हैं कि कुब्बा नगर नाम है काबुल का। वो कहते हैं पंजा साहिब एक जगह जो इस अखंड भारत के मैप में है वो है तक्षशिला के पास, वहां पर गुरु नानक देव जी ने यात्रा की थी। साधु वेला तीर्थ जो इस अखंड भारत में है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सक्खर नगर के पास है। ये देखिए, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही वो और क्या कहते हैं, वो इस किताब में और लिखते हैं कि जो काबुल है कटास राज वो है कटाक्ष राज, ननकाना साहिब, हिंगलाज, मुल्तान जिसको मूल स्थान वो कहते हैं, लाहौर जो कि लवपुर है, करवीर, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कराची, ये सब जो है इस मैप में दिखाया गया है। ये सब अखंड भारत तो है और मैप है। अवनिजेश अवस्थी, हम भी ये दिखा रहे हैं आरएसएस की नजर से क्या है अखंड भारत, लेकिन एक सवाल उठा है, मैप तो है, रोड मैप नहीं है, तो रोड मैप बताइए अवनिजेश अवस्थी क्या होगा। गौरव जी पहले तो मैं इन पाकिस्तानी मेहमान का जवाब दे दूं कि जिस देश की इकोनॉमी एक जानवर पर आधारित हो, गधों पर, ह्यूमन रिसोर्स नहीं, गधों पर आधारित हो, जिस देश की पूरी इकोनॉमी जो है वो जानवरों की बात करके मजाक उड़ाना चाहता है क्या? हैरत की बात है। लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। जैसा कि बख्शी जी ने कहा कि ये मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं,
ये क्या कहा, जैसे पुण्य भूमि कहा, हम सबका स्वभाव, सोच, इतिहास, अतीत, विरासत, बहुत सारे नाम अभी आपने लिए, हिंगलाज मंदिर, कटाक्ष राज मंदिर, ननकाना साहब, ये सब जो है। क्या बोल रहे हैं आप खालिद मिन्हाज, क्या बोल रहे हैं आप? मैं बीच में बोलता नहीं हूं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये। गौरव जी पूरा कीजिए अवनीश अवस्थी। गौरव जी, बड़ी साफ सी बात है कि यहाँ पर कहीं भी किसी भी तरीके से जबरन आक्रमण करना भारत के इतिहास में, भारत के हजारों वर्षों के इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां पर भारत ने कहीं भी और जाकर के मिलिट्री के आधार पर, बल के आधार पर, सेना के आधार पर किसी और देश पर आक्रमण किया हो या उस पर कब्जा जमाया हो। एक भी उदाहरण नहीं है। नहीं तो रोड मैप क्या है? भारत में जन्मा और पूरे एशिया में फैला, एक भी उदाहरण नहीं है। हाथ जोड़ करके गए कि अगर आपको ये बातें पसंद हैं, आपकी जीवन ये सब सही है, रोड मैप क्या है, परिवर्तन ला सकते हैं। रोड मैप क्या है? रोड मैप मैंने बताया आपको, मैंने पहले ही वक्तव्य में बता दिया था कि भारत के विभाजन के जो गुनहगार हैं उनसे अगर आप ये कहेंगे कि अगर आप कांग्रेस के, जिन्होंने जो विभाजन के जिम्मेदार हैं, अगर उनसे आप ये पूछेंगे कि आप चाहते हैं, तो वो तो नहीं कहेंगे। लेकिन मैंने कहा कि ये सांस्कृतिक विरासत के रूप में हम सब एक हों। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि इन तमाम देशों के लोगों को 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण की थी, तब इन तमाम देशों के लोगों को बुलाने का मकसद भी ये था कि, और एशियान में जिस तरीके से समूचे इस दक्षिण एशिया के लोगों को इकट्ठा करके एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत के रूप में इकट्ठा करना। सर, सांस्कृतिक विरासत बड़ा कंफ्यूज कर रहा है हमें। सांस्कृतिक विरासत क्या हमारा एक देश होगा या अलग अलग देशों को भारत के साथ संस्कृत के जरिए जोड़ दिया जाएगा? जनरल बख्शी, मैंने आपको बताया। नहीं, रुकिए, अब आपके पास आता हूं। जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं। जनरल बख्शी, बताइए, ये सांस्कृतिक कैसे विरासत कैसे मिलाएगी, अखंड भारत कैसे बनाएगी जब तक हम सीमाओं को नहीं मिलाएंगे? देखिए, मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर आप मौर्य शासनकालीन नक्शा देखें, मैप देखें, तो तकरीबन यही जो अखंड भारत कहा जाता है वही बाउंड्रीज थी मौर्य शासनकाल के दौरान, सिवाय छोटा सा हिस्सा टिप जो था सदर्न इंडिया का, वो तकरीबन यही नक्शा था। ठीक है साहब, ये आपकी जो है हिस्टोरिकल लीगेसी है, ये आपका कल्चरल स्पेस है साउथ एशिया का, जो तकरीबन एक रहा है। महाभारत में सब जो है सिपाहियों के नाम दिए हैं, कंबोज के सिपाही। सर, लेकिन आपने सुना यहाँ पर पाकिस्तान के पत्रकार बैठे हैं, वो कह रहे हैं संभव नहीं है ये आज के जमाने में। वो कह रहे हैं संभव नहीं है आज के जमाने में। कैसे मिलाएंगे आप पाकिस्तान को? अरे साहब, और क्या आप पाकिस्तान को मिलाना चाहते हैं? कहाँ पे है मोहिंजोदाड़ो, कहाँ पे है? आज आप चाहते हैं? नहीं, मैं एक मिनट बोल लेने दीजिए बख्शी साहब, खत्म जनरल बख्शी को बोल लेने दीजिए। मैं हाँ, थैंक यू। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि अगर उम्मीद जगी है तो इसलिए जगी है कि बहुत सारे मुल्कों के जो दक्षिण एशिया, साउथ एशिया के हैं, फटीचर हाल हो गए हैं, बुरे हाल हो गए हैं। और वहाँ से एक सेंटिमेंट आ रहा है कि काश अगर यूरोपियन यूनियन जैसा हो जाए। अरे सार्क किस लिए बना था? सार्क भी तो इसी मुद्दे को लेकर बना था कि जो सिविलाइजेशनल यूनिटी है उसको ज़्यादा डीपन किया जाए। तो आज भी अगर आप सिविलाइजेशनल यूनिटी पे जाएंगे, इकोनॉमिक यूनिटी पे जाएंगे, यूरोपियन यूनियन में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के कितने युद्ध हुए थे, आज वो एक नहीं है यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो ये हो सकता है। तो मैं दिखाता हूं, क्योंकि खालिद मिन्हाज के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं दिखाता हूं जनरल बख्शी, जो बात आपने भी कही है, जो बात संघ प्रमुख ने भी कही है, कि कैसे भारत के साथ मिलने को लेकर इन मुल्कों में अब बातें होने लग गई हैं, वो बात उठने लग गई है। आइए आपको दिखाता हूं मैं यहां पर। देखिए, पहले भारत से बंटवारे के बाद भले ही पाकिस्तान एक स्वतंत्र मुल्क बन गया, लेकिन आज जो वहां के हालात हैं वो पाकिस्तान को कई टुकड़ों में बांटने पर आमादा है। आप देखिए इस मैप के जरिए, पीओके जो भारत का हिस्सा है, आज पीओके के लोग भारत में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। चाहे वो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत हो या पख्तूनिस्तान, सिंधु देश हो या फिर बलोचिस्तान, इन जगहों पर पाकिस्तान से आजादी की डिमांड हो रही है। अब ये देखिए, अब यहां पर सवाल यही है कि दरवाजा खोल दो, हमें करगिल जाने दो। खालिद मिन्हाज, ये सुना आपने कि नहीं सुना? जी मैंने सुना है, इसी तरह का नक्शा हमारे पास भी है। आपके जो टुकड़े हैं वो भी हमने तो सुना है, तो उसका मतलब क्या है? तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन इसका एक रोड मैप है। इस तरह करने से बात नहीं बनेगी। इसका एक रोड मैप है, उसकी तरफ आइए तो फिर शायद बात हो।
बात यह है कि जब 1947 में बंटवारा हुआ था तो उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि ये दो देश इस तरह के देश होंगे जिस तरह कनाडा और अमेरिका है। उस वक्त भी कन्फेडरेशन की बातें की गई थी, और अगर उस वक्त कन्फेडरेशन की बातें मानी जाती और दो मुल्कों के ऊपर एक कन्फेडरेशन बना दी जाती तो फिर इस तरह का रोड मैप हो सकता था। लेकिन अगर आप हजारों वर्ष पुराने अगर एक रोड मैप लेके आते हैं तो मैं ये कहता हूं कि 1526 से इसका आगाज कर लेते हैं, तो जो अखंड भारत का नक्शा आप दिखा रहे हैं उसमें तो ये सारी चीजें शामिल थी, सारी अक़वाम शामिल थी। 1526 में जब बाबर ने यहाँ पे हुकूमत कायम की थी, मुगलिया हुकूमत कायम की थी, तो उसमें तो सारी कौमें थी, सारे लोग मौजूद थे। तो वहां से इसका आगाज कर लें तो मेरा ख्याल ज्यादा मुनासिब होगा आपके लिए। ठीक है, मैं अब अवनीजेश अवस्थी आपके बाद देवाशीष जरारी आता हूं। अवनीजेश अवस्थी, अब मैं उस सवाल पर आऊंगा जो बात यहां पर संघ प्रमुख ने कही है, भारत जैसी सोच रखेंगे तो अखंड भारत बन जाएगा। ये सोच क्या है भारत जैसी? मैं तो पहले तो ये 1526 की बात बता दूं। 1526 में मैं आ रहा हूं ने छोटा सा था, उसके बाद उसका बेटा हुमायूं को भगा दिया गया था, यहाँ से भगा दिया गया था। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 100 वर्षों का मुगल शासन रहा, इससे ज्यादा नहीं रहा इस देश में। यहाँ 1400 सालों का मुगल शासन सबने पढ़ा है। मुगल शासन कब तक रहा, इतिहास में नहीं जाना है। मैं भारत जैसी सोच रखेंगे तो अखंड भारत बन जाएगा। अवनीजेश अवस्थी, इस पर आइए ना। भारत जैसी सोच क्या है? क्या वो सोच जो वी और नेशनलहुड डिफाइंड, वी और आर नेशनहुड डिफाइंड जो MS गोलवलकर ने लिखी है, वही सोच है? क्या है भारत जैसी सोच? गौरव जी, आपने अभी बाकी लोगों से सवाल का अपना पूछा, किसी का जवाब नहीं मिला। मुझे जवाब तो देने दीजिए ना। बाकी किसी ने कोई कहा है तो उसका जवाब तो दे दूं ना। एक बात। दूसरे, अगर गौरव जी अगर आप ये चाहते हैं कि इसी डिबेट के अंदर एक रोड मैप आपको मिल जाएगा तो वो मिलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, संघ प्रमुख ने, मोहन भागवत जी ने जो कहा है उसमें कहा कि भारत जैसा स्वभाव, भारत जैसी सोच, भारत की जिसके लिए भारत भूमि जानी जाती है, वह सोच अगर तमाम इन देशों में अगर आ जाती है तो वह वास्तव में एक भौगोलिक दृष्टि से नहीं, लेकिन जैसा कि अभी GD बख्शी जी, जिनका हम सब बहुत सम्मान करते हैं, उन्होंने कहा कि ये वास्तव में ये वही है, उस तरीके की बात कर रहा। और मैं नहीं कह रहा, सिर्फ भागवत जी ने नहीं कहा, आपने कहा क्या कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री प्रेमदासा ने भी यही कहा था, और आज नहीं कहा, बहुत पहले कहा था। आपने उन शब्दों को कोट किया है, आपने ही कोट किया है ना, भागवत जी ने कोट किया है। तो बात बड़ी साफ सी है, इन देशों के बीच कन्फ्रंटेशन की बजाय एक, तो फिर मैं बता देता हूं, वो जो सोच वी और आर नेशनहुड डिफाइंड में भी निकल कर आती है, मैं वो सोच बता देता हूं। मैं आ रहा हूं जनरल बख्शी। देखिए, ये किताब है वी और आर नेशनहुड डिफाइंड, MS गोलवलकर ने लिखी है, दूसरे सरसंघचालक संघ के, और उन्होंने अपनी किताब के पेज नंबर 26 पर क्या लिखा है, वो लिखते हैं, एट द आउटेस्ट we must bear in mind that so far as nation is concerned, all these who fall outside the fivefold limits of that idea can have no place in national life unless they abandon their differences, adopt the religion, culture and language of the national and completely merge themselves in national race. So long as they maintain their racial, religious and cultural differences, they cannot but be only foreigners who may be either friendly or inimical to the nation. ये देवाशीष जरारिया, यही वो सोच है? अगर आप हमारी नेशनल रेस के साथ आएंगे तो आप हमारे साथ रहेंगे, तो आप यहाँ पर इस भारत, अखंड भारत का हिस्सा हैं, लेकिन आप फ्रेंडली तो हो सकते हैं लेकिन इस देश के नागरिक नहीं हो सकते। क्या यही है वो भारत जैसी सोच? देखिए, बिल्कुल साफ साफ है कि अखंड भारत का जो स्वरूप आप बता रहे हैं, तो मैंने अखंड भारत के कई नक्शे RSS के कई संस्थाओं में देखे हुए, और उनका एक अपना झंडा है, अपना सोच है, अपना विचार है। वरना RSS न भारत के संविधान को मानता है, न तिरंगे झंडे को मानता है। इस अखंड भारत के स्वरूप में मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, आपने अखंड भारत में देशों को मिला रहे हो। मैं तो यहाँ कहना चाहता हूँ, इस डिबेट में 4-5 लोग बैठे हैं। अवस्थी जी RSS के विचारक है, यहाँ एक पाकिस्तान के पत्रकार भी बैठे हुए। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये आपस में अवस्थी जी एक पत्रकार को ही मना ले कि वो इस अखंड भारत का हिस्सा बन जाएगा, तो मैं मानूंगा कि आज ही शुरुआत हो गई, और मैं अपने जीवन काल में अखंड भारत को देख लूंगा। मैं तो चुनौती देता हूँ कि यहाँ ही मना ले। जब ये यहाँ नहीं मान रहे, यहाँ पर आप उनकी विचारों को नहीं मान रहे, आप उनके धर्म का सम्मान, यहाँ आप बैठ के क्या कहते हैं, उनको नीचा दिखा रहे हो। जब वो व्यक्ति नहीं मान रहा, तो एक देश है, करोड़ों की आबादी का देश है, उसको आपने ना लोगे। मैंने उनके धर्म के हास्यास्पद है, और मुझे समझ में नहीं आता कि आप उनको सुनते रहेंगे, आप उनको सुनते रहेंगे। देवाशीष जरारिया, उन्होंने मिलिट्री वाइज रिजेक्ट नहीं किया है, उन्होंने मिलिट्री वाइज रिजेक्ट नहीं किया इस चीज को। गौरव जी, आप उनको सुनते रहेंगे। अरे सुनिए ना अवनीजेश जी, रुकिए, एक मिनट आपको बोलने दिया। देवाशीष जरारिया, उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया है। मैंने उनके धर्म के बारे में क्या कहा है? अरे सर,
सुनना तो पड़ेगा आपको भी। आप क्यों नहीं सुनना चाहते? अखंड भारत बनाना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते अवनीश जी। उनके धर्म के बारे में अवनीश जी, अखंड भारत बनाना है तो सुनना तो पड़ेगा ना। नहीं मैंने अवनीश जी, अखंड भारत बनाना है तो सुनना पड़ेगा ना, सुनना पड़ेगा अवनीश जी, ऐसे नहीं होगा अवनीश जी, दूसरे को भी सुनना पड़ेगा। देवाशीष जरारिया, लेकिन उन्होंने मिलिट्री वाइज रिजेक्ट नहीं किया था। के बारे में क्या कहा है? अवस्थी जी, सुन लीजिए की आप बात कर रहे हो वह बुद्धिस्ट था, हिंदू राष्ट्र नहीं था। आप कितने कल्चर्स को डिफाइन करोगे? अच्छा ठीक है, कितने कल्चरों को, ओके, कितने कल्चर्स को डिफाइन करोगे? पहले आप ये मान के चलिए कि अगर हम सब धर्मों का समावेश करते हैं, हम सबको इज्जत देते हैं, आप इस तरह की विचारधारा पहले आरएसएस में तो पनपाइए। आप बुलाइए सारे धर्मों के लोगों को, बनाइए उन लोगों को। मैं तो चाहता हूं कि आप किसी मुसलमान को आरएसएस का संचालक बनाइए, सरसंचालक बनाइए, किसी दलित को बनाइए, किसी पंजाबी को बनाइए, किसी क्रिश्चियन को बनाइए। मैं आ रहा हूं आपके पास, खालिद मिन्हास से पास जाऊंगा। एक मिनट अवनीश जी, आ रहा हूं। खालिद मिन्हास, मुझे ये बताइए, ओके खालिद मिन्हास, मुझे बताइए, क्या आपको लगता है किसी टर्म में ये संभव है? वो क्या कंडीशंस हो सकती हैं, वो क्या सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें अखंड भारत बन सके? क्या लगता है आपको? क्योंकि हमारे जो कांग्रेस प्रवक्ता है वो तो कह रहे संभव नहीं है। देखें, अखंड भारत तो नहीं बन सकता, लेकिन एक ऐसी तंजीम जरूर बन सकती है, जैसे यूरोपीय यूनियन है, जैसे अफ्रीकन यूनियन है, जैसे जीसीसी है, जिसमें तमाम ममालिक अपने अपने डिफरेंसेस को रख के वहां पे आके अपनी गुफ्तगू करें और उसके बाद अपने बॉर्डर्स खोलें एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ तजारत करें, अपनी जो अफवाज हैं और जो डिफेंस बजट है उसको कम करें, और जो पैसा हम डिफेंस पे लगा रहे हैं वो अपने अवाम पे लगाएं। तो अगर इस तरफ आप जाएंगे, लोगों की आइडेंटिटी, लोगों के जो है उनको आप बरकरार रखेंगे, तो फिर तो एक बड़ा एक इत्तेहाद बन सकता है। लेकिन अखंड भारत जिसकी बात आप कर रहे हैं वो तो नहीं है। वो मैं अब इसी सवाल को आपने बड़ी अच्छी बात बोली है, मैं इस बात को लेकर अपना हमारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है घनश्याम तिवारी, उनके पास जाऊंगा। घनश्याम, यानी एक होने के रास्ते हैं, बात इतनी भी खराब नहीं हुई है जैसे कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। एक होने के रास्ते हैं, लेकिन आपको कुछ उसका वे आउट निकालना पड़ेगा। देखिए, मेरे पास आपकी तरह दिव्य दृष्टि नहीं है और मेरे पास जुमलेबाजी का वो पैंतरा नहीं है जो संघ के पास होता है। मैं तो आपने जिस किताब के बारे में कहा, उस किताब में गोवलकर साहब कहते हैं कि भाई अगर देश में वाकई लोकतंत्र आएगा तो ये हिंदू राष्ट्र और हमारे अखंड भारत के सपने के लिए घातक होगा। आपने लोहिया जी के बारे में कहा, लोहिया जी इन लोगों को जिम्मेदार मानते हैं। आपने जिन लोगों के बारे में कहा, वो लोग किताब में क्या लिखते हैं, 1937 के अहमदाबाद हिंदू महासभा के 19वें अधिवेशन में सावरकर जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि हिंदुस्तान में 2 प्रतिद्वंदी राष्ट्र आसपास रह रहे हैं। मुलायम सिंह जी तो कहते थे पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत एक हो सकते हैं, तो वो ऐसा क्यों कहते थे? आप इनसिक्योर हैं क्या? आप बात पूरी क्यों नहीं करने देते? इधर की बात, समय कम है, आपकी बात जो कह रहे हैं ना वो दूसरी तरफ जा रही है। मैं कह रहा हूं मुलायम सिंह यादव कहते थे कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हो सकते हैं, तो वो ऐसा क्यों कहते थे? समय कम है इसलिए पूछ रहा हूं। आप इनसिक्योरिटी दिखाता है, आप बात के मूल नहीं समझ रहे हैं। आप एक ख्याली पुलाव को पका रहे हैं जनता के लिए। आधे घंटे से सर हम बात कर रहे हैं और हम इनसिक्योर हैं, परेशान है, महंगाई से हम राजनीति में नहीं जाना चाहते सर, हम इनसिक्योर नहीं है, ना हम पॉलिटिक्स में है, ना हम इनसिक्योर होंगे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं मुलायम सिंह यादव ऐसा क्यों कहते थे, उसका जवाब दे दीजिए। आप टू द पॉइंट रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा बीच में। टू द पॉइंट वर्तमान है कि हमारे देश की जमीन चीन ने हथियाई हुई है, आप चुप है, आप अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम बहस होती है, आप अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, आप अखंड भारत। ठीक है, ये बात आप कह चुके हैं। जनरल बख्शी आप क्या कह रहे हैं? ओके, ये बात आप कह चुके हैं घनश्याम। जनरल बख्शी, देखिए, अच्छा, थैंक यू घनश्याम जी, थैंक यू। मुझे बहुत खुशी है कि जो हमारे पाकिस्तानी इंटरलोक्यूटर हैं आज, उनका बहुत ही बैलेंस्ड रवैया रहा है। वो साफ कह रहे हैं कि अगर यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन जैसी बात होती है तो ये मुमकिन है, एंड दैट इज़ अ ग्रेट साइन ऑफ होप। देखिए, क्योंकि जब इकोनॉमिक किल्लत होती है तो इकोनॉमिक लॉजिक लोगों को पैरामाउंट सूझता है। बहुत बढ़िया बात कही आपने, इट इज अ ग्रेट साइन ऑफ होप। माफी के साथ जनरल बख्शी, समय कम है, लेकिन कोई इनसिक्योरिटी नहीं है सर। हमें सॉरी सर, आपको समय नहीं दे पाया, लेकिन समय अब खत्म हो चुका है। इट्स अ ग्रेट साइन ऑफ होप। ये एक बहुत बड़ा संकेत है, एक उम्मीद का। अखंड भारत या फिर यूरोप की तरह कोई तंजीम, एक साइन तो यहां पर इस डिबेट में भी दिखा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।